नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 18th डे है, 18वां दिन है और फंडामेंटल राइट्स का दूसरा दिन है। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मैंने कल आपको बताया था इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको बोरो किया हमने यूएसए से और ये मेंशन है आपका पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। तो आज हम पार्ट 3 का स्टार्ट जो है उनके आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 12 से करेंगे। आर्टिकल 12 में सीधा मेंशन है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब, पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, स्टेट का मतलब यहाँ पे जो हमारे 28 राज्य हैं भारत में वो नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब कुछ और है। तो फिर क्या है? यहाँ पे स्टेट का मतलब जो हमारा लेजिस्लेटिव विंग है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव विंग है, अर्थात वो लोग जो कानून बनाते हैं देश को चलाने के लिए। लेजिस्लेटिव विंग में आपका पार्लियामेंट आ जाएगा सेंटर में और आपका स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा स्टेट में। एग्जीक्यूटिव विंग में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ले लेते हैं हम। तो ये एग्जीक्यूटिव विंग के हो गए और ये लेजिस्लेटिव विंग के हो गए। तो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो इन दोनों को कैटर करता है, जिसमें लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव विंग है। उसके अलावा, इन सब के अलावा जो हमारे लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज में कौन कौन से आ जाएंगे? पंचायती राज जो कि 11th शेड्यूल में मेंशन है, म्यूनिसिपैलिटीज जो कि 12th शेड्यूल में मेंशन है, या फिर कोई भी ट्रस्ट हो गया, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटीज जिसके पास स्टैट्यूटरी एज वेल एज नॉन स्टैट्यूटरी स्टेटस हो, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि फंक्शन कर रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और जो किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। तो ये सबको डिफाइन किया जाता है अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब लेजिस्लेटिव विंग जिसमें आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव विंग जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, लोकल अथॉरिटी जिसमें पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रस्ट वगैरह, ये सारी चीज सब कुछ आ जाएगा आर्टिकल 12 में। तो फाइनली आर्टिकल 12 में जो ये एजेंसीज हैं, एजेंसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, अन्य अथॉरिटीज, इनके एक्शन को चैलेंज किया जाता है जब ये वायलेशन करेंगे किसका? फंडामेंटल राइट्स का। सुप्रीम कोर्ट बाद में ये भी कहती है इवन प्राइवेट बॉडी, उसके भी एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। तो प्राइवेट बॉडी भी आर्टिकल 12 के अंदर डाल दिया गया। या फिर कोई एजेंसी है, कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही है, उसको भी आर्टिकल 12 में काउंट किया जाएगा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। जैसे किसी भी कंपनी के साथ, कोई प्राइवेट कंपनी के साथ, जैसे अदानी है, रिलायंस है, तो इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाई अप करके कुछ काम कर रही है या फिर कुछ काम करवा रही है, जैसे हम देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सब को भी स्टेट में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये भी जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से ही टैक्स लेंगे, लोगों से ही कर वसूल करेंगे, तो इस वजह से इनको भी स्टेट के अंदर रखा गया। बस एक ध्यान रखिएगा, जैसे यूनाइटेड नेशन जो होता है, अगर कल को यूनाइटेड नेशन जो है कोई लॉ पास करती है, इंटरनेशनल लॉ, जो कि भारत को भी शायद मानना पड़ जाए, उस केस में जो यूएन जो है वो स्टेट के अंदर काउंट होगा या नहीं? तो यूएन जो है वो स्टेट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी एक स्टेटमेंट दे दे द यूनाइटेड नेशन डज क्वालिफाई अंडर आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो इट डज नॉट, क्योंकि ये हमारे जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इस वजह से ये काउंट नहीं होगा यूनाइटेड नेशन। उसके बाद है आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में देखा हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना रही है, उस कानून की वजह से अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है तो उस केस में उसको खारिज कर दिया जाएगा, उस कानून को खारिज कर दिया जाएगा। या फिर सरकार जो है 10 कानून बना रही है, 10 में से 5 ऐसे कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है, उन 5 को जो है खारिज कर दिया जाएगा। सिंपल, आर्टिकल 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void, any of the fundamental rights। तो जो भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई भी लॉ बना रही है सरकार, अगर इस 6 फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो उस केस में उसको खारिज कर दिया जाएगा। वहां पे 12 में देखा हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कौन से लॉ, कैसे लॉ, कौन बनाता है, वो सारी चीजें। तो जो मीनिंग ऑफ लॉ है अंडर आर्टिकल 13, उसमें क्या आ जाएगा? एक ऐसे कुछ लॉज जो कि परमानेंट हैं, परमानेंट नेचर के हैं। परमानेंट नेचर में किसके द्वारा बनाया गया? पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ टेम्पररी हो सकते हैं। टेम्पररी कैसे होंगे? जो ऑर्डिनेंसेस हम देखते हैं, अध्यादेश जो जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंसेस इशू करने का पावर जो है 123 में प्रेसिडेंट को है, 213 में गवर्नर ऑफ स्टेट को है, ये भी हो सकता है। कोई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है,
एग्जीक्यूटिव जो है, यानी कि जो केंद्र सरकार में सरकार है या फिर राज्य सरकार में सरकार है, वो कोई ऑर्डर पास करती है, बाई लॉ पास करती है, रूल एंड रेगुलेशन पास करती है। जैसे हमने देखा था दिल्ली गवर्नमेंट ने पास किया था कि जो व्हीकल्स हैं पुराने 15 साल पुराने, उनको डीजल व्हीकल्स उनको बैन कर दिया जाएगा। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दिल्ली से हटाया जाए। तो ये सब क्या है? ये आपके रूल्स हैं, ऑर्डर हैं, कुछ रेगुलेशंस आपने पास किए, नियम कानून पास किए, इन सबको भी काउंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 13 के लॉ के अंदर। और भी कुछ है, जैसे कुछ नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज, जैसे कस्टम हो गया। कस्टम क्या होता है? जैसे हम शादी करते हैं तो उसकी कुछ परंपराएं होती हैं, ये सारी चीजें भी हम डालेंगे। फैमिली मैटर्स हो गया, जमीन खरीद बिक्री, उसका ओनरशिप, ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 13 के अंदर काउंट किया जाता है। तो ऐसा कोई भी कानून, या तो पार्लियामेंट बना रही है, स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है, या फिर ऑर्डिनेंसेस से, या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से, या फिर कस्टम के माध्यम से, अगर आप ऐसा कानून बना रहे हो जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स के 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, उसको खारिज कर दिया जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो आर्टिकल 13 जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 13 एक काइंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड कर रहा है। और ये पावर जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए किसमें दिया गया है? आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है। साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी ये पावर देती है आर्टिकल 226 के अंदर, जहां पे ये दोनों के पास ये पावर है कि किसी भी लॉ को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड। कौन से ग्राउंड पे? कि ग्राउंड जो होगा इनका कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन का उल्लंघन कर रहा है, उस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज इनवैलिड जो है ये डिक्लेयर किया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के द्वारा। अभी अगर मैं आपसे एट प्रेजेंट क्वेश्चन करूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी संविधान में जो संशोधन होता है, वो क्या लॉ के अंदर काउंट होता है अंडर आर्टिकल 13 और नॉट? 24 अप्रैल 1973 से पहले अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता तो आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो काउंट नहीं होता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 में एक केस आता है जिसका नाम होता है केबीसी केस, केशवानंद भारती केस। उन्होंने इस केस में ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज सीए, वो काउंट होगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ दैट इज अंडर आर्टिकल 13। और आप अगर संविधान में संशोधन करके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हो, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस केस में क्या किया जाएगा? उसको भी खारिज किया जाएगा। तो 1973 24 अप्रैल 1973 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 13 का पार्ट नहीं था, दैट वाज नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी लॉ के अंदर डाल दिया गया। ये ध्यान रखिए, सुपर इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखिए आर्टिकल 12-13 के बाद मुझे 14 से स्टार्ट करना चाहिए था, बट नहीं, मैं सीधा 32 पढ़ाऊंगा। मैं वो चीजें आपको रेलेवेंट वे में लेके चलूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके समझने के लिए आसान होगा। किताब में कैसे लिखा हुआ है, संविधान में कैसे लिखा हुआ है, वो उनके लिए है जो उसके बारे में पीएचडी करना चाहते हैं। हमारा मेन पर्पस जो है एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे जो आर्टिकल 32। ऐसा नहीं है कि 14 से 31 का बीच का नहीं कराऊंगा, वो भी कराऊंगा मैं। बट अभी जो है आर्टिकल 32 देखते हैं, जिसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सपोज दैट फंडामेंटल राइट्स आपने लिख दिया किसी भी डॉक्यूमेंट में, लेकिन उसके लिए कुछ रेमेडी मेजर्स नहीं पहुंचाया। रेमेडी मेजर्स मतलब आपने लिख दिया कि ये राइट जो है, पर्टिकुलर राइट जो है इंसान को मिलना चाहिए, बट अगर ना मिले तो फिर क्या करोगे? तो ये जो आर्टिकल 32 है, ये आपको ये प्रोविजन बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कि हमारे फंडामेंटल राइट को लेने का और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कराने का भी खुद में एक फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अर्थात अगर आर्टिकल 32 ना होता तो फंडामेंटल राइट्स आपका क्या होता है? मीनिंगलेस होता। और क्या होता है? यूजलेस होता, किसी काम का नहीं होता, वर्थलेस होता। क्योंकि फिर तो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई देखने वाला है ही नहीं। तो ये जो मशीनरी एक प्रोवाइड किया गया है कि इसको इन्फोर्समेंट, इसको लागू करने के लिए एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसमें इन्फोर्समेंट क्या कराया जाएगा? आपके जो अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं उन सारे प्रोविजंस को जो है इसमें इन्फोर्स कराया जाएगा, लागू करवाया जाएगा। तो जस्टिसेबल नेचर का जो पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट, वो यहाँ से वैलिडेशन मिलता है। इसी वजह से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, इसको क्या कहते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुभाष कश्यप ने कहा था किसको? प्रियम्बल को। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। बट हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कहा था किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने ये भी कहा एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। विदाउट विच एन आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल 32 के बिना
जो संविधान है हमारा वो शून्य होगा, जीरो होगा, कोई वैलिड नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको पार्लियामेंट जो है संशोधन करके भी कितनी भी बड़ी अमेंडमेंट्स लेकर आए इसको नहीं ले सकती। अगर संशोधन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना ऊपर बैठी है एज अ गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसको खारिज करेगी। तो यहीं पर डेफिनेशन जो है 13 का, जो लॉ का डिफाइन, कि अगर मान लीजिए इनकंसिस्टेंट या फिर जो फंडामेंटल राइट्स के किसी प्रोविजन का उल्लंघन कर रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खारिज कर देगी। तो वो आर्टिकल 13 का यूज करके जो है खारिज करेगी, और आर्टिकल 32 की मदद से। आर्टिकल 32 जो है उसमें 4 प्रोविजंस दिया गया है। क्या क्या है? आपके पास प्रोविजन है एज एन इंडिविजुअल, अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। फॉर क्या? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये पहला प्रोविजन हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर होगी अंडर आर्टिकल 32 टू इशू क्या? डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, या फिर रिट्स, जो अभी हम देखेंगे आर्टिकल 32 में ही है, रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तीसरा प्रोविजन क्या है? पावर है पार्लियामेंट के पास, वो एम्पावर कर सकती है एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। एनी अदर कोर्ट का मतलब यहाँ पे देखो 32 तो होगा नहीं, 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी मिला हुआ है। दूसरा, यहाँ पे 226 आर्टिकल के तहत जो है रिट्स जारी करने का, ऑर्डर जारी करने का ये पावर जो है हाई कोर्ट को भी मिला हुआ है। तो उसको भी एनी अदर कोर्ट का मतलब यहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ उससे पहले सिर्फ और सिर्फ CMB यानी कोलकाता, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 हाई कोर्ट थे जिनके पास रिट जुरिस्डिक्शन था। उसके बाद अभी सब सारे हाई कोर्ट्स, जो 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, उन सबको जो है रिट्स जारी करने का पावर जो है दिया हुआ है आर्टिकल 226 के अंदर। तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि किसी भी अन्य कोर्ट को, जो नीचे को कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनको भी रिट्स जारी करने का पावर दे सकती है, बट पार्लियामेंट अभी तक ऐसा किया नहीं है। एंड द फोर्थ प्रोविजन इज the right to move the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided for the Constitution। जैसे हमने देखा था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो यहाँ पे हुआ एक्सेप्ट एज अदरवाइज। मतलब एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 जो है प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है, प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक देश में इमरजेंसी लगा हुआ है, आप आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे राइट्स जो हैं उसकी एनफोर्समेंट जो है आप सस्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे पावर है सस्पेंशन का, लेकिन सिचुएशन जो है इमरजेंसी का होना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी का होना चाहिए। ठीक है। अन्य किसी सारी चीज़ों में, जैसे 2-3 दिन 4 दिन ऐसे सारी चीज़, कुछ देश में कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने से किसी को रोक सकते हो। बस प्रोविजन जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी 359 के अलावा आप किसी केस में सस्पेंड नहीं कर सकते हो। और इन सारी वजह से सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया? डिफेंडर, क्योंकि वो डिफेंड करती है, और गारंटर भी, वो गारंटी करती है, गारंटी देती है, गारंटर ऑफ व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 में ये सारा पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का यूज करके सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन जो है उसके रिगार्डिंग जो है जजमेंट पास कर सकती है, मतलब उसको इन्फोर्स कर सकती है, उसको लागू करवा सकती है या फिर अमल में ला सकती है। नॉट एनी अदर राइट, नॉट एनी अदर राइट। तो यहाँ पे अगर सिंपल आपसे सवाल पूछे कि आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करती है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। मैंने बोला था ज्यादातर स्टेटमेंट जहाँ पे ओनली एक्सट्रीम वर्ड आएगा गलत होंगे, पर यहाँ पे ये सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का यूज करके कोई भी ऐसा केस नहीं लेगी जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन जो है उसके रिगार्डिंग जो है उसको केस में सुनवाई किया जाएगा। आर्टिकल 32 में ये भी लिखा है, इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉट बाई वे ऑफ अपील। ये हुआ, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट नॉट एक्सक्लूसिव। नॉट एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इनके पास नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 में हमने देखा जो 25 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया है उनके पास भी सेम जुरिस्डिक्शन है। तो जो पार्टी है, कोई एग्रीव्ड पार्टी है AB, जिसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, तो ये हाई कोर्ट भी जा सकती है। तो उसके पास दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं। अब हमारे रिट्स होते हैं। रिट्स
जिसको इंग्लिश कानून, यानी हमने यूके से बोरो किया यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश लॉ में इसको क्या कहा जाता है? प्रेरोगेटिव रिट्स। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, रिट्स का प्रोविजन जो आर्टिकल 32 में है वो हमने बोरो किया है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोररी और क्यू वारंटो। अब इसके बारे में प्रोविजन जो है थोड़ा हम देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। जो रिट्स जुरिस्डिक्शन है, रिट का जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, उन दोनों में 3 डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जारी कर सकती है ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। बट हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स तो होगा ही, और अन्य किसी पर्पज के लिए, एनी अदर पर्पज ऑल्सो। एनी अदर पर्पज का मतलब जो ऑर्डिनरी राइट्स हो गए, जैसे देखा था हमने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, तो आर्टिकल 300A का यूज करके आप यहां नहीं आ सकते हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, बट यहां आप जा सकते हो क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। दूसरा प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट जो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके पास पावर है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो रिट जुरिस्डिक्शन जो है किसी भी पर्सन का उल्लंघन हुआ है तो उसको पास कर सकती है। लेकिन हाईकोर्ट का क्या है? हाईकोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो उनके टेरिटरी में होगा। अब कल को जो है पटना हाईकोर्ट जो है ऐसे कोई लॉ पास ना कर दे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का हो। यहाँ पे टेरिटोरियल लिमिट जो है हाईकोर्ट का सीमित है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसके पास कोई पर्सन, ए बी पर्सन जाता है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज। क्यों? क्योंकि ये खुद में एक फंडामेंटल राइट्स है। जैसे किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, रिट्स क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में रिफ्यूज नहीं करेगी, मे नॉट रिफ्यूज। कर सकती है वो अलग चीज है, बट मे नॉट रिफ्यूज। बट हाई कोर्ट मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिस्डिक्शन। तो देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स, बट एनी अदर पर्पज हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स तो है ही, ऑर्डिनरी लीगल राइट, ये सारी चीज सबके बाद में जो है उसके पास रिट जुरिस्डिक्शन है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखा जाए रिट्स पास करने का तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है, वो पूरे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर सकती है। बट जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन है उसी पे वो पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन क्योंकि वो खुद में एक फंडामेंटल राइट्स है। हाई कोर्ट मे रिफ्यूज, हाई कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकती है। अब जितने भी हमारे रिट्स हैं, 5 रिट्स जो हैं वो देखते हैं हम सारी चीज क्या क्या मतलब होते हैं उसके। पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस का मतलब ही होता है क्या? टू हैव द बॉडी ऑफ। सपोज दैट कोई ए बी पर्सन है, उसको किसी ने इलीगली जो है उसको डिटेन कर लिया है पुलिस ने, तो आपके पास पावर होता है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके आप बोलोगे जो मेरा ये ए बी भाई है, बहन है, या जो भी ये सारी चीजें, फादर हैं, वो पिछले 2 दिन से 3 दिन से मिल नहीं रहे। इस केस में कोर्ट क्या करती है, यहाँ पे एग्जांपल हम सुप्रीम कोर्ट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है जिस भी पर्सन ने उनको डिटेन कर रखा है उनको ये ऑर्डर करेगी कि विद इन 1 आवर या फिर विद इन 1 डे जो है इस पर्सन को यहाँ पे प्रोड्यूस करो। तो प्रोड्यूस द बॉडी, या वो इंसान है कहाँ उसको लेकर आओ। फिर कोर्ट एग्जामिन करेगी कि उसको जो आप डिटेन कर रहे हो वो लीगल डिटेंशन है या नहीं। अगर लीगल डिटेंशन है तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो उसको डिटेन करके रखिए। अगर लीगल डिटेंशन नहीं है तो फिर उसको फ्री कर देगी, सुप्रीम कोर्ट जो है बरी कर देगी उसी टाइम। इसी वजह से दिस रिट इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, आपके फ्रीडम के अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। जैसे हम देखते हैं सरकार कभी कभी पुलिस जो है, सरकार की पुलिस जो है उठा के किसी को भी जेल में डाल देती है, तो वो क्या है, हेबियस कॉर्पस का केस उसमें लगा दे सकते हैं कि मेरा पर्सन जो है ये गायब है पिछले 3 दिन से और यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। तो कोर्ट उसको एग्जामिन करती है, देखती है कि क्या ये लीगल है डिटेंशन या नहीं। अगर लीगल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको फिर फ्री कर देगी। जो रिट है हमारा हेबियस कॉर्पस का, ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, वो देखते हैं। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये ध्यान रखिए, सुपर इंपॉर्टेंट, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों। ऑन द अदर हैंड इट कैन नॉट बी इशूड वेयर द डिटेंशन इज लॉफुल, मतलब लीगल डिटेंशन है तो ठीक है वहां पे नहीं। द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और कोर्ट, यानी कि जो डिटेंशन इन्होंने किया है उसका कारण ये है कि इस पर्सन ने, एबीसी पर्सन ने जो है विलफुली जानबूझकर डिसरिस्पेक्ट या फिर डिसओबे किया है किस चीज को, ऑर्डर को, जो उस ऑर्डर को पास किया गया। डिटेंशन इज बाय कंपिटेंट कोर्ट। कंपिटेंट कोर्ट का मतलब क्या हो गया कि जो इंडिविजुअल को हमने एबी को जो अरेस्ट किया है तो वो कोर्ट के पास जो पावर है उसके अंडर ही अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने पावर का मिसयूज करके या फिर उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं था उठा कर रखा है, उसके जुरिस्डिक्शन में था और उसको पावर था उस टाइम पे उसको अरेस्ट करने का, तभी किया है। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर मान लो हाई कोर्ट जो है कल को पास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट का है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट मैंने बताया आपको कि जुरिस्डिक्शन का कोई एबी है और उसको पटना हाई कोर्ट में उसके कोई संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि कोर्ट में है, उन्होंने उसको
बोला कि इसको फ्री कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है, उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है, तो इस केस में जो है आपका हेबियस कॉर्पस लागू नहीं होगा। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब वी कमांड। कमांड मतलब हम कमांड जारी कर रहे हैं कि आपको अपना काम करना पड़ेगा। इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल फॉर व्हाट, टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। क्यों? क्योंकि वो कर नहीं रहा था काम। सपोज दैट कोई अधिकारी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है अपने ऑफिस में, और कोई इंसान गया है अपना काम करवाने के लिए भी, और वो काम नहीं कर रहा है, उस केस में जो मैंडेमस जो है, आप मैंडेमस का यूज करके कोर्ट में जा सकते हो कि मैं पिछले 5 दिन से 7 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, बट ये पर्सन जो है अपना काम नहीं कर रहा है, जबकि इसको करना चाहिए था। जो मैंडेमस है वो किसके किसके अगेंस्ट जारी किया जा सकता है? एनी पब्लिक बॉडी, पब्लिक बॉडी नॉट प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जबकि हेबियस कॉर्पस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। एनी कॉर्पोरेशन, कोई इंफीरियर कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पास कर रही है, हाई कोर्ट जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट को बोल रही है, कोई ट्राइब्यूनल जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, या फिर गवर्नमेंट है किसी काम को नहीं कर रही है सारी चीज, तो उसको ऑर्डर पास किया जा सकता है कि आप अपना काम करो। ये तो हो गया मैंडेमस किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, लेकिन मैंडेमस किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है? अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। To enforce departmental instruction that does not possess statutory force when the duty is discretionary and not mandatory। जैसे आपके डिस्क्रिप्शन पे है आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तो इन्फोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ये सुपर इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंडेमस जारी नहीं कर सकते क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ये काम नहीं किए, स्टेट ऑफ गवर्नर, या फिर अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। प्रोहिबिशन नाम से ही लग रहा होगा, प्रोहिबिट मतलब क्या है? टू फॉरबिड। फॉरबिड मतलब हम रोक रहे हैं किसी को। इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। हायर कोर्ट यहाँ पे हो गया सपोज दैट हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट हो गया यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल हो गया यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हम मान लेते हैं। इसमें ये बोलता है हाई कोर्ट जो है ये बोल रही है टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, कि भाई तुम्हारी जुरिस्डिक्शन का काम नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, तुम क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहे हो? तो यहाँ पे देखा हमने प्रोहिबिशन क्या है? इनएक्टिविटी, मतलब रोका जा रहा है आपको काम करने से। और मैंडेमस क्या था? आपको डायरेक्ट किया जा रहा है कि भाई आप ये काम करो। ये ध्यान रखिए, प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज। किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता? पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इसके अगेंस्ट आप नहीं पास करते। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी, बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इनके अगेंस्ट नहीं पास किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोर्ट का काम होगा। तो कोर्ट क्या है? जुडिशियल कैपेसिटी में जो है, या फिर क्वासी जुडिशियल। उसके बाद सर्सियोररी। सर्सियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। यहाँ भी हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को बोल रही है कि तुम्हारे पास जो केस पड़ा हुआ उसको ट्रांसफर कर दो मेरे पास, या फिर उस केस को जो ऑर्डर पास किया हो उसको खारिज कर दो, क्योंकि जो ऑर्डर तुमने पास किया है वो तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं था, या फिर तुम उसका जुरिस्डिक्शन लैग कर रहे हो, या फिर जो तुम कानून पास किया हो वो सही लॉ के अंदर नहीं पास किए हो। तो ये काइंड ऑफ क्यूरेटिव है, मतलब कि आप कोई गलत जजमेंट पास कर दिया है कोई कोर्ट ने, तो आप उसको जो है ठीक कर रहे हो। तो यहाँ पे सर्सियोरी का मतलब ये होता है। एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सर्सियोरी के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं, इस रेमेडी को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम कहते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पोस्टमार्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है ऑर्डर पास किया हुए ऑर्डर को क्या कह रहे हो? उसको बोल रहे हो क्वैश कर दो, मतलब उसको खारिज कर दो, उसको खत्म कर दो। तो हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, वो किसी ऑर्डर को क्वैश कर रही है, मतलब खारिज कर रही है, जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है बाय एनी इंफीरियर कोर्ट। इस वजह से इसको पोस्टमार्टम कहते हैं। शुरू में क्या था कि सर्सियोररी जो है 1991 से पहले, 1991 से पहले जो है, इसको सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए पास किया जाता था, वैसे ही प्रोहिबिशन टाइप। बट बाद में 1991 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है और इसको हम अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट जो है 1991 में था, बट अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है। और यहाँ भी सर्सियोररी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके अगेंस्ट पास नहीं कर सकते। यहाँ भी प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसके अगेंस्ट पास नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें कोर्ट जो है इंक्वायरी करती है, किसी भी एबीसी पर्सन जो है किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है, और सपोज दैट क्या होता है, एबी का कोई दुश्मन है, दोस्त है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करता है, इसके बारे में सीडी पर्सन जो है वो एक कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि ये जो पर्सन जो है, इन्होंने ये सीट ले रखा है जो कि रिजर्वेशन की सीट SC ST के लिए, बट ये खुद जो है जनरल कैटेगरी का है, बट ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जो है इस सीट पे बैठा हुआ है, मतलब इस ऑफिस को होल्ड कर रहा है। कोर्ट इंक्वायरी करती है कि लीगल है कि नहीं उस पर्सन जो बैठा हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखा है, द क्यू वारंटो कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव
पब्लिक ऑफिसर पे परमानेंट कैरेक्टर, जैसे आईपीएस पोस्ट हो गया, आईएएस पोस्ट हो गया, या फिर एसएससी का पोस्ट हो गया, सारी चीज़ इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। कोई प्राइवेट ऑफिस में किसी को बैठा रखा है, भाई उसके घर का है, ठीक है, आप वो उसके योग्य है नहीं है। जैसे एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए, बेसिक क्वालिफिकेशन होती है एसएससी के एग्जाम देने के लिए, लेकिन कल को किसी का प्राइवेट रेस्टोरेंट है, प्राइवेट होटल है, और वहाँ पे वो अपने बच्चे को बढ़ा रखा है जो कि 5वीं 6ठी फेल हो, ठीक है। जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस में कोई बैठा हुआ है, सारी चीज़ें, मिनिस्टर तो आपको ही पता है कौन कितने पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़, तो उसके अगेंस्ट नहीं क्यू वारंट जो है वो पास नहीं होता है। अनलाइक द अदर फोर रेट, दिस कैन बी साउट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन। कोई भी जो है, अगर आपको लगता है कि ये भी जो है ये पब्लिक पोस्ट पे बैठा हुआ है जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट से बैठा हुआ है, तो आप भी उसके या फिर कोई भी अन्य पर्सन जो है उसको कोर्ट में ये केस पहुंचा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये था क्यू आर टू। अब इन सब पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टेट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट का डेफिनेशन हमने देखा आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये देखा हमने। आर्टिकल 13 में क्या था कि कोई भी लॉ जो है दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, यही फंडामेंटल राइट्स का। Consider the following statements about the fundamental rights. To amend fundamental rights, President can call for a joint sitting under Article 108. क्या कोई प्रोविजन है ज्वाइंट सिटिंग का फंडामेंटल? नहीं। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नो डाउट आर्टिकल 108 में है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन में नो डाउट प्रेसिडेंट जो है उसको बुलाते हैं, बट ये फिर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी राइट्स के लिए होता है, ऑर्डिनरी अमेंडमेंट्स या फिर ऑर्डिनरी राइट्स के लिए, नॉट फंडामेंटल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Any aggrieved person can directly go to the Supreme Court in case of violation of any fundamental rights under Article 32. Supreme Court जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पे एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन होता है या तो वो हाई कोर्ट जाए 226 में, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए आर्टिकल 32 का यूज करके। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, देयर इज इफेक्ट ऑफ 358 और 359 हमने कल ही देखा था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है टू ओनली हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन करना इस वजह से जरूरी होता है कि आप अगर पढ़ने के बाद घर जाओ तो आपको कोई डाउट ना रहे। घर जाओ मतलब वो ऑफलाइन क्लास की आदत पड़ी हुई है, घर जाओ यानी कि वीडियो जब आपका कंप्लीट हो तो आपको कोई डाउट ना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल, ओनली फंडामेंटल राइट्स। और अगर यहाँ पे आर्टिकल 32 की जगह 226 होता तब मैं पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी, फंडामेंटल, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तब हो जाता। Which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? ये किसको कहा था? Right to constitutional remedies, that is Article 32 of Indian Constitution, जिसको इन्होंने ये कहा था अगर संविधान है और उसमें आर्टिकल 32 नहीं है तो संविधान जो है शून्य है, जीरो है, किसी काम का नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल? लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज हेबियस कॉर्पस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आल्सो नोन एज पोस्टमार्टम? तो देखा हमने पोस्टमार्टम क्या था, सर्सियोररी, जहाँ पे अपर कोर्ट जो है, अपर कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो बोलती है किसको? इंफीरियर कोर्ट को, कि जो ऑर्डर आपने पास कर दिया, जो जजमेंट आपने पास कर दिया उसको खारिज कर दो, तो पोस्टमार्टम का काम करता है। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इट कैन बी सस्पेंडेड। कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? नो। कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट? कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो, विल ऑफ प्रेसिडेंट तो नहीं होता है ना, इमरजेंसी लगा हुआ है तो प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड कर सकती है, नॉट ऑन द विल। कल को प्रेसिडेंट की नींद खुलती है और अचानक से वो सस्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। The last question for the day. The state for fundamental rights has been defined under Article 13 of the Indian Constitution. No, Article 12 of Indian Constitution. Fundamental rights has been mentioned under Part 3 of Indian Constitution from Article 12 से 35. ये सही है। All laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights can be declared void under Article 12 of Indian Constitution. No, Article 13 of Indian Constitution. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी हो जाएगा, टू ओनली। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का दूसरा दिन जो है वो कंप्लीट होता है, और मेरा पर्पस जो होता है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे अच्छे से समझा के और आपको वो चीज़ें रिटेन कराना जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।